अभिवादन। आज हमारे सामने है भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी का 2 जनवरी 2026 का सुबह का बुलेटिन। और ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आने वाले कुछ दिनों के लिए हम कह सकते हैं कि पूरे देश के मौसम की कहानी है। और इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है एक पश्चिमी विक्षोभ। हाँ, जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके उत्तर भारत पहुंचा है। बिल्कुल। और वो अकेला नहीं आया है, अपने साथ लाया है पहाड़ों के लिए बर्फबारी, मैदानों के लिए घना कोहरा और एक तीखी शीतलहर। तो आज हमारी कोशिश सिर्फ ये बताने की नहीं होगी कि मौसम कैसा रहेगा, बल्कि हम इन सभी घटनाओं को एक दूसरे से जोड़कर देखेंगे। सही बात है। हम समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे कर रहा है और इसका असर दिल्ली में किसी की फ्लाइट से लेकर पंजाब के किसी किसान के खेत तक कैसे पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि जब आप इसके पीछे का क्यों समझ जाते हैं तो आप मौसम का पूर्वानुमान सिर्फ सुनते नहीं, उसे महसूस करने लगते हैं। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले देश के 2 अलग-अलग कोनों में चल रही 2 बिल्कुल अलग मौसम की कहानियों से शुरू करते हैं। उत्तर में क्या हो रहा है? उत्तर में, जैसा हमने कहा, पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखा रहा है। बुलेटिन साफ कहता है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, मतलब पूरे पहाड़ी इलाकों में। हाँ, इन सभी पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। ये सर्दियों की वो क्लासिक तस्वीर है जिसका सबको इंतजार रहता है। बिल्कुल, पहाड़ों में बर्फबारी। लेकिन ठीक उसी समय अगर हम देश के दूसरे सिरे पर मतलब दक्षिण में देखें तो वहां की कहानी तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। दक्षिण में, खासकर तमिलनाडु में, गरज के साथ बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अच्छा। तो सोचिए, एक ही समय पर देश के एक हिस्से में लोग बर्फ से बचने के लिए मोटे जैकेट पहन रहे हैं और दूसरे हिस्से में लोग अचानक आने वाले बौछारों से बचने के लिए छाता ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्टली। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि हमारा देश कितना विशाल और विविध है और ये मौसम के नक्शे पर साफ दिखाई देता है। अब तापमान की बात करते हैं, क्योंकि सर्दी है तो सबकी नजर तो पारे पर ही टिकी होती है। हाँ, कि वो कितना नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ भी कहानी सीधी नहीं है, इसमें भी काफी उतार चढ़ाव है ना? हाँ, तापमान का पूर्वानुमान एक तरह से देश में चल रही एक वायुमंडलीय खींचतान को दिखाता है। अगर हम उत्तर पश्चिम भारत को देखें, मतलब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हाँ, ये पूरा बेल्ट। बिल्कुल, यहाँ अगले कुछ दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और गिरेगा, यानी ठंड और बढ़ेगी। एक मिनट, लेकिन मैंने बुलेटिन में देखा कि पूर्वी भारत में तापमान बढ़ेगा। ये तो बड़ा उल्टा लग रहा है। हाँ, मतलब जब उत्तर भारत और ठंडा होने जा रहा है, पूर्वी भारत में तापमान बढ़ेगा, ऐसा क्यों? विक्षोभ के सीधे असर से थोड़ा बाहर है। वहां बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का हल्का असर है। अच्छा, नमी वाली हवाएं। हाँ, जो नमी ला रही हैं और तापमान को एकदम से गिरने नहीं दे रही। तो अगले 2 दिनों में वहां 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, फिर मौसम स्थिर होगा और फिर जब पश्चिमी विक्षोभ का असर वहां तक पहुंचेगा तब जाकर तापमान गिरेगा। तो ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, अस्थायी राहत है। बिल्कुल, अस्थायी राहत। और मध्य भारत का क्या हाल है? जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, वो तो इन दोनों सिस्टम्स के बीच में फंसे हुए हैं। बिल्कुल, और ये उनके तापमान के पैटर्न में दिखता है। महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री चढ़ेगा, लेकिन पड़ोसी गुजरात में अगले 4 दिनों में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। वाह! ये दिखाता है कि ठंडी और गर्म हवाओं की सीमा कहाँ बन रही है। और पूर्वोत्तर में वहां तो अगले हफ्ते तक कोई बड़ा बदलाव नहीं है। और इस पूरी खींचतान के बीच बुलेटिन में कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो इस कहानी के चरम को दिखाते हैं। 1 जनवरी को मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान वो था उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 3.0 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ 3 डिग्री। हाँ, और उसी दिन देश में सबसे ज्यादा तापमान केरल के तिरुवनंतपुरम में 34.7 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक ही दिन में देश के अंदर लगभग 32 डिग्री का फर्क। कमाल है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस मौसमी विविधता का सबूत है जिसकी हम बात कर रहे थे। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो इस समय उत्तर भारत में लाखों लोगों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। कोहरा और शीतलहर। हाँ, बुलेटिन में इस पर सबसे ज्यादा जोर है। और जब हम कोहरे की बात कर रहे हैं तो ये कोई हल्की धुंध नहीं है, हम बहुत घने कोहरे की बात कर रहे हैं। सही कहा। और इसकी चेतावनियों का पैमाना देखकर लगता है कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसकी गंभीरता के साथ साथ इसका भौगोलिक फैलाव देखिए। हम पंजाब से लेकर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए उड़ीसा तक की बात कर रहे हैं।
इतना बड़ा एरिया? हाँ, इन सभी राज्यों में अलग अलग जगहों पर अगले 3 से 5 दिनों तक बहुत घने कोहरे की चेतावनी है। और ये तो सिर्फ बहुत घने कोहरे की बात हुई। घने कोहरे की चेतावनी तो लगभग पूरे उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत को अपनी चपेट में ले रही है। हाँ, जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के त्रिपुरा और मिजोरम तक लगभग 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के लिए ये चेतावनी जारी की गई है, जो 9 जनवरी तक फैली हुई है। ये ऐसा है जैसे प्रकृति ने एक बहुत बड़ी सफेद चादर पूरे इलाके पर डाल दी हो। और ये चादर सिर्फ ठंडी नहीं है, ये खतरनाक भी है। जब इस घने कोहरे के साथ शीतलहर यानी कोल्ड वेव और कोल्ड डे की स्थिति जुड़ जाती है, तो ये एक जानलेवा कॉकटेल बन सकता है। तो शीतलहर की चेतावनी किन इलाकों के लिए है? वो है हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। इन सभी जगहों पर अगले 4 से 5 दिनों के लिए शीतलहर की भी चेतावनी है। इसका असर जमीन पर कैसा दिख रहा है, इसका अंदाजा बुलेटिन के एक आंकड़े से मिलता है। आज सुबह 5:30 बजे बिहार के गया और पूर्णिया, पंजाब के अमृतसर, ग्वालियर में भी हाँ, और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जैसे कई शहरों में विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर थी। 50 मीटर? मतलब आप सड़क के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ ठीक से नहीं देख सकते। मेरे एक दोस्त हैं जो दिल्ली में कैब चलाते हैं, वो बता रहे थे कि ऐसा लगता है जैसे दूध के कटोरे में गाड़ी चला रहे हों। अपनी गाड़ी का बोनेट तक साफ नहीं दिखता। ये जमीनी हकीकत है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? ये कोहरे की विशाल चादर और ये गला देने वाली ठंड आई कहां से? चलिए अब इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं, क्योंकि वही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जैसा कि आपने शुरू में बताया, मुख्य विलेन हमारा पश्चिमी विक्षोभ है। पर ये है क्या भला? इसे ऐसे समझिए कि ये भूमध्य सागर के ऊपर पैदा हुआ एक तूफान है। जी। ये वहां से नमी उठाता है और फिर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंचता है। अच्छा। जब ये हिमालय से टकराता है तो पहाड़ों पर बर्फ के रूप में अपनी नमी गिरा देता है। ये वही बर्फ है जो गर्मियों में पिघलकर हमारी नदियों को पानी देती है। तो ये हमारे लिए जरूरी भी है। लेकिन इस बार ये मैदानों के लिए इतनी मुसीबत क्यों बन गया है? क्योंकि जब ये सिस्टम उत्तर भारत के ऊपर पहुंचता है तो ये एक बड़े चक्के की तरह घूमता है। इस बड़े चक्के के असर से जमीन के पास, मतलब निचले वायुमंडल में, एक छोटा चक्का या कहें एक छोटा चक्रवाती सिस्टम बन जाता है। इसे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये दोनों सिस्टम मिलकर पहाड़ों से बर्फीली हवाओं को खींचकर मैदानों की तरफ फेंकते हैं। और फिर इसमें एक और खिलाड़ी की एंट्री होती है जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। ये सुनने में बड़ा फैंसी लगता है। और ये है भी उतना ही दमदार। सोचिए कि हमारे सिर से लगभग 12-13 किलोमीटर ऊपर हवा की एक बहुत तेज नदी बह रही है। नदी? हाँ, हवा की नदी, जिसकी रफ्तार किसी बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा, लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी ये तेज हवा की नदी ठीक उत्तर भारत के ऊपर से गुजर रही है। तो इसका क्या असर होता है? इसके दबाव की वजह से ये एक ढक्कन की तरह काम करती है। ये जमीन के पास मौजूद इस ठंडी और नम हवा को ऊपर उठने नहीं देती, उसे यहीं फंसा देती है। ओहो, तो मतलब जेट स्ट्रीम की वजह से ये ठंड और कोहरा बस गुजर नहीं रहे हैं, बल्कि हमारे ऊपर आकर टिक गए। बिल्कुल सही समझा। उन्होंने कुछ दिनों के लिए डेरा डाल लिया है। यही वजह है कि ये ठंड इतनी लंबी खिंच रही है। तो संक्षेप में, पश्चिमी विक्षोभ ने नमी और ठंडक दी, हाँ। और जेट स्ट्रीम ने उसे यहीं कैद कर लिया। और इसी कैद हुई नमी और ठंडक का नतीजा है ये घना कोहरा और शीतलहर। ठीक है, तो हमने विज्ञान समझ लिया, लेकिन ये सिर्फ एक विज्ञान का पार्ट नहीं है। इसका जमीन पर बहुत असली और कुछ मामलों में बहुत खतरनाक असर हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है उस इंसान के लिए जो दिल्ली से फ्लाइट पकड़ने की कोशिश कर रहा है, या उस किसान के लिए जो हरियाणा में अपने खेत की चिंता कर रहा है। सबसे पहला और सीधा असर पड़ता है परिवहन पर। कोहरे का मतलब है कम विजिबिलिटी, और कम विजिबिलिटी का मतलब है देरी और खतरा। हवाई अड्डों पर दर्जनों उड़ानें या तो लेट होती हैं या रद्द हो जाती हैं। और इसका असर सिर्फ यात्रियों पर नहीं पड़ता। नहीं, ये पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित करता है। और सड़कों पर तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। राजमार्गों पर गाड़ियों की रफ्तार कछुए की चाल जैसी हो जाती है, और दुर्भाग्य से ऐसे में एक दूसरे से गाड़ियों के टकराने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। हाँ, और रेलवे भी इससे अछूता नहीं है। ट्रेनें घंटों लेट चलती हैं। परिवहन के अलावा एक और सेक्टर है जिस पर गहरा असर पड़ता है, पावर सेक्टर। बुलेटिन में खासतौर पर चेतावनी दी गई है कि बहुत घने कोहरे वाले इलाकों में बिजली की लाइनें ट्रिप हो सकती हैं। हाँ, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा में मौजूद नमी बिजली के तारों और इंसुलेटर पर जम जाती है, जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है।
और इन सब से ऊपर है हमारी सेहत पर इसका असर। ये सिर्फ ठंड लगना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है। निश्चित रूप से घना कोहरा सिर्फ पानी की बूंदों का बादल नहीं होता। ये अपने साथ हवा में मौजूद प्रदूषक कणों जैसे डस्ट और स्मॉग को भी फंसा लेता है। और जब हम सांस लेते हैं तो ये प्रदूषक सीधे हमारे फेफड़ों में जाते हैं, जिससे खांसी, घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। जिन लोगों को पहले से अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याएं हैं, उनके लिए ये स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं? उपाय काफी सीधे और सरल हैं, लेकिन बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला तो यही है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो सुबह सुबह और देर शाम को घर से बाहर निकलने से बचें। अगर निकलना ही पड़े तो अच्छी क्वालिटी का मास्क पहने, जो सिर्फ ठंड से नहीं बल्कि प्रदूषकों से भी बचाए। बिल्कुल, गाड़ी चलाते समय फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गति धीमी रखें। और अपनी यात्रा शुरू करने से पहले एयरलाइन या रेलवे से स्टेटस जरूर जांच लें। अब बात करते हैं शीतलहर के असर की। बुलेटिन में एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि कंपकंपी को नजरअंदाज न करें। हाँ, हम सबको लगता है कि ये ठंड लगने की एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन असल में ये शरीर का पहला संकेत है कि वो अपनी गर्मी खो रहा है। बिल्कुल, ये एक अलार्म है। जैसे ही आपको कंपकंपी महसूस हो, तुरंत किसी गर्म जगह पर जाएं। अगर ठंड में ज्यादा देर रहा जाए तो फ्रॉस्ट बाइट जैसी गंभीर स्थिति भी हो सकती है। फ्रॉस्ट बाइट में क्या होता है? इसमें शरीर के अंग, खासकर उंगलियां और नाक, सुन्न पड़ जाते हैं और त्वचा का रंग पीला या सफेद हो जाता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। और इससे बचने के उपाय भी हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हैं, जैसे एक मोटा कपड़ा पहनने के बजाय हल्की गर्म कपड़ों की कई परतें पहने। हाँ, ये ज्यादा कारगर होता है क्योंकि परतों के बीच फंसी हवा इंसुलेशन का काम करती है। सही कहा। और सिर, गर्दन, हाथ और पैरों को ढककर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर की सबसे ज्यादा गर्मी इन्हीं अंगों से निकलती है। खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं और गर्म पेय पदार्थ जैसे सूप या चाय पिएं। और एक बहुत जरूरी सुरक्षा सलाह, अगर आप घर में हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कमरे में वेंटिलेशन यानी हवा आने जाने की जगह जरूर रखें, ताकि दम घुटने का खतरा ना हो। बिल्कुल। इस बुलेटिन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है एग्रोमेट एडवाइजरी। हाँ, यानी किसानों और पशुपालकों के लिए सलाह। ये उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न हो सकता है। तो क्या सलाह दी गई है उन्हें? पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के किसानों को सलाह दी गई है कि वे पाले की आशंका होने पर अपनी खड़ी फसलों में शाम के समय हल्की सिंचाई करें। सिंचाई से पाला कैसे रुकता है? इसके पीछे का विज्ञान बड़ा दिलचस्प है। जब पानी जमता है तो वो अपने अंदर की गुप्त ऊष्मा, मतलब लेटेंट हीट, को छोड़ता है। ये ऊष्मा आसपास के तापमान को शून्य से नीचे जाने से रोकती है और पौधों को पाले से बचाती है। वाह, ये तो कमाल की जानकारी है। और पशुओं के लिए भी खास निर्देश है। जी, पशुपालकों से कहा गया है कि वे अपने जानवरों को रात में शेड के अंदर रखें और उनके नीचे सूखा बिछौना जैसे पुआल वगैरह जरूर रखें, क्योंकि गीला और ठंडा फर्श उन्हें बीमार कर सकता है। बिल्कुल, और उनकी दूध देने की क्षमता पर भी असर डाल सकता है। ये छोटी छोटी सावधानियां उनकी पूरी आजीविका को बचा सकती हैं। तो इस पूरे विस्तृत चर्चा का सार ये है कि आने वाले कुछ दिन, खासकर उत्तर भारत के लिए, मौसम की एक बड़ी चुनौती लेकर आ रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ ठंड और कोहरा नहीं है। नहीं, ये एक जटिल वायुमंडलीय घटना है जिसका असर हमारी यात्रा, हमारी सेहत, हमारी ऊर्जा आपूर्ति और हमारी कृषि सब पर पड़ रहा है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि आईएमडी जब ये चेतावनियां जारी करता है तो वो हमें डराने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए होती हैं। सही कहा। बुलेटिन में एक बात साफ लिखी है कि रेड कलर वार्निंग का मतलब रेड अलर्ट या पैनिक नहीं है। इसका सीधा मतलब है कार्रवाई करें, टेक एक्शन। हाँ, यानी स्थिति ऐसी है कि आपको नजरअंदाज नहीं करना है बल्कि सक्रिय होकर सावधानी बरतनी है। सही कहा, ये तैयारी का समय है, घबराने का नहीं। और आज की चर्चा को खत्म करते हुए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ। कैसे भूमध्य सागर के ऊपर बनी हवा की एक लहर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ये तय करती है कि दिल्ली में किसी की फ्लाइट उड़ेगी या नहीं, या हिमाचल के किसी किसान को अपने सेब के बगीचे को बचाने के लिए रात में सिंचाई करनी पड़ेगी या नहीं। हमारा आधुनिक जीवन इन विशाल अदृश्य वायुमंडलीय ताकतों से कितना गहरा और नाजुक रूप से जुड़ा हुआ है।